वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस 2020 का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और इसकी तैयारी में सभी विद्यार्थी जुट गए होंगे। इसलिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पर इतिहास, भूगोल, संविधान हर एक विषय की अच्छे से तैयारी की जाएगी। आपको इस पे एमसीक्यूज़ जो भी हैं, जो प्री के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसकी तैयारी कराई जाएगी। इस वीडियो में यानी हमारी जो वीडियो रहेगी द बालाजी क्लासेस की जो वीडियोस रहेंगी, उनके प्रश्नों का आधार क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनके प्रश्नों का आधार होगा या तो जिसे हम बोलते हैं घटना चक्र का जो पुनरावलोकन होता है, और जो पुराने साल के जो पेपर होते हैं, क्योंकि पुराने साल के जो पेपर होते हैं वो प्री एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उसके लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वह हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पहले वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। और इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो इनका जन्म हुआ था अरब में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अरब में। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे, जिनका नाम था हजरत मोहम्मद, इनका जन्म हुआ था। और इसी कारण यह जो स्थान है, ये मुस्लिम अनुयायी थे उनका पवित्र तीर्थ स्थल है। क्या है ये? पवित्र तीर्थ स्थल है। पवित्र तीर्थ स्थल है। तो इस बात की जानकारी हो गई होगी। अच्छा, बात करते हैं जब इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में, तो इनकी मृत्यु भी तो हुई होगी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। कब हुई थी? 632 ईस्वी में हुई थी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मक्का कहाँ है। तो अभी जैसे ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो हजरत मोहम्मद साहब हैं उनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में, और यहीं पर मक्का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिंद या जो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी अरबों ने। बात करते हैं कि किस तरीके से भारत, ये जो इसका नाम भारत पड़ा, तो ऋग्वेद में भारत के कबीले के नाम पर, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि भारत का जो कबीला है उसके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। और कुछ परंपरानुसार कहते हैं कि जो दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो ऋषभदेव थे उनके बड़े बेटे थे या बड़े पुत्र थे, भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। हमने क्या चीज़ें देखी कि इनका जो आधार है, एक तो ऋग्वेद, यानी एक ऋग्वेद के अनुसार लिखा था, जो भारत के कबीले में थे, जो भारत का कबीला था उसके नाम पर भारत पड़ा। दूसरा, दुष्यंत के जो पुत्र थे उनके पुत्र भारत के नाम पर भारत पड़ा। तीसरे जो ऋषभदेव थे, तीसरे कौन थे? ऋषभदेव। तो उनके बेटे के नाम पर, उनके जो बड़े बेटे थे उनके नाम पर उनका नाम था भरत, और उनके नाम पर भारत पड़ा। तो इस हिसाब से आपने देखा कि 3 तरीके दिए यहाँ पर, भारत के नाम से भारत पड़ा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे जो ईरानी थे, तो ईरानी इस देश को हिंदुस्तान कहकर पुकारते थे। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि ईरानी क्या कहते थे, तो ईरानी कहते थे हिंदुस्तान। और बात करें कि यहाँ पर भारत, तो और जो भारत की बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो ईरानी कहते थे हिंदुस्तान, तो भारत इसको कहते थे भारत की जनता के संदर्भ में, यानी भारत की जो जनता है उसके संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अरबों ने। लेकिन अगर बात करते हैं कि हिंदुस्तान आ गया, भारत नाम पड़ा, ये भी आ गया, तो इंडिया आखिर किसने कहा? तो इंडिया कहा यूनानियों ने।
तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि भारत के किनके किनके पुत्र भरत रहे, दुष्यंत के पुत्र ऋषभ देव के जो वो पुत्र थे, या जो ऋग्वेद में उल्लिखित है कि भरत कबीले के नाम से, ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र के नाम से, दुष्यंत के पुत्र के नाम से भरत पड़ा। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इंडिया कहा, और भारत की जनता को हिंदू शब्द सबसे पहले अरबों के द्वारा प्रयोग किया गया। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूछा गया है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में। लेकिन अगर आपको कहीं पर 712 ईस्वी किसी भी एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन में दे और 711 ना दे तो 712 भी सही हो सकता है, क्योंकि कई जगहों पर 711 और कई जगहों पर 712 ईस्वी पहला मुस्लिम आक्रमण की डेट बताई गई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अगर आप 711 ईस्वी देखते हैं तो 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम, और इसी ने ही सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक यहाँ पर दल भेजा था, और वह दल यहाँ पर आकर के पराजित हो गया, यानी भारत में उसकी पराजय हो गई थी। तो इराक का एक हाकिम था या जो राजा था जिसका नाम था अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और भारी संघर्ष के बाद सिंध पर आखिर में विजय प्राप्त मोहम्मद बिन कासिम ने कर ली। और उस समय जो सिंध का राजा था आप जानते होंगे जिसका नाम था दाहिर, चच का पुत्र था। किसका पुत्र था ये, चच का पुत्र था दाहिर। इसकी पराजय हो गई थी, यानी ये हार गया था। और फारसी ग्रंथ में चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की हमें जानकारी मिलती है। तो इतनी जितनी बातें आपको मैंने बताई आप इसे याद रख सकते हैं या तो कहीं पर नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। जैसा कि ऊपर का क्वेश्चन अभी मैंने आपको इससे पहले का क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी 712 ईस्वी में। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 711 दे तो 711, अगर 712 दे तो 712। तो इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 712। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं इन विकल्पों के अनुसार भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं शताब्दी यानी 711 ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर जो अरब का आक्रमण हुआ था, लेकिन इसका कोई स्थायी प्रमाण है ही नहीं। अतः अरबों का जो राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में फैल नहीं सका और उनकी शक्ति क्षीण हो गई। तो इस प्रश्न के अनुसार यानी इसमें दिए हुए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो आपको जैसा मैंने बताया कि अरब लोग थे उन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों ने आक्रमण किया था, और कब किया था, 636 ईस्वी में। कब किया था, 636 ईस्वी में। इस बात को आप याद रखेंगे। और यह जो आक्रमण था यह खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट एक स्थान है थाणे, वहाँ पर हुआ था। किंतु ये जो आक्रमण था यह विफल हो गया था, यानी इस आक्रमण में सफलता अरबों को नहीं मिल रही थी। तो भारत पर सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था, जैसा अभी आपने पिछले क्वेश्चन में सुना था। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और सिंध का राजा कौन था, सिंध का राजा था दाहिर, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था राजा दाहिर को हरा करके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क था, मंगोल था, अरब था या तुर्क अफगान था।
ये देख रहे हैं आप। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था और इराक के राजा अल हज्जाज, मैंने अभी ऊपर के प्रश्न में आपको बताया था, इराक का एक राजा था अल हज्जाज। अल हज्जाज, इसका ये क्या था, इसका ये भतीजा था। इसका क्या था, ये इसका भतीजा था और यही इसका दामाद था। भतीजा भी था और क्या था, यही इसका दामाद भी था। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको समझ में आया होगा कि मोहम्मद बिन कासिम क्या था, एक अरबी था जिसने सिंध पर आक्रमण किया था और मात्र 17 वर्ष की आयु में, मात्र 17 वर्ष की आयु में इसने सिंध पर आक्रमण करके राजा दाहिर को हरा दिया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो यहाँ पर प्रश्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी अलप्तगीन। कौन, अलप्तगीन गजनी राजवंश का शासक था। और गजनी वंश का एक अन्य नाम था, यानी गजनी वंश को एक अलग दूसरे नाम से भी जानते थे जिसको बोलते थे यामिनी वंश। क्या बोलते हैं इसे, गजनी वंश को ही यामिनी वंश भी कहते हैं। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अब अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया और इस समय उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत यानी जो अफ़गानिस्तान का जो साइड है वहाँ पर हिंदू शाही राजवंश का राज था उस समय। और जिसका जो पूरा विस्तार था, यानी हिंदू शाही जो राजवंश था उसका विस्तार कहाँ तक है, हिंदू कुश पर्वत, तो आप जानते हैं हिंदू कुश पर्वत तक इस राज्य का विस्तार था, यानी उसकी जो पर्वतमाला है वहाँ तक इसका विस्तार था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अलप्तगीन गजनी वंश या यामिनी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, इससे पराजित नहीं हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्याधर इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी विद्याधर चंदेल शासक था जिसकी महमूद गजनवी से पराजय नहीं हुई थी। जिस समय महमूद गजनवी ने चंदेलों पर अपना पहला आक्रमण किया था, और पहला आक्रमण कब किया था, 1019 से 1020 के आसपास, 1019 से 1020 के आसपास, उसमें चंदेल वंश का जो शासक था जिसका नाम था विद्याधर, जो अपने वंश का सबसे शक्तिशाली उस समय का शासक था। और मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं जो महमूद हैं उसके बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, यानी किसी कोई नदी थी वहाँ पर इसका भीषण युद्ध हुआ था और कोई परिणाम नहीं निकला था, यानी दोनों ने अपनी हार नहीं मानी थी और वहाँ से दोनों ने अपनी सेनाओं को हटा लिया था। महमूद गजनवी भी लौट गया था और विद्याधर भी चला गया था। तो इस प्रकार विद्याधर अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक क्या किया था, प्रतिरोध किया था। और जो मुस्लिम लेखक उस समय के हैं तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक इसको बताया है। हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बना था, किसने बनाया था, विद्याधर ने बनाया था। और उसका क्या उद्देश्य था, उसका उद्देश्य ये था कि कन्नौज का एक शासक था, कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम था राज्यपाल, जिसका नाम था राज्यपाल। और इस राज्यपाल को इन्होंने सजा देने की सोची, क्योंकि जिस समय मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थल महमूद ने लूटे थे तो इसने क्या किया था, उससे युद्ध भी नहीं किया था और ऐसे ही भाग गया था। तो इसे राजा को सजा देने के लिए इन लोगों ने इस पर आक्रमण करके इसकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्याधर चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित कभी नहीं हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, दरबारी इतिहासकार कौन था। तो ये प्रश्न यहाँ पर, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्बी। यहाँ पर उत्वी नहीं उत्बी होगा, बा होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का बी आंसर, उत्बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं उत्बी की। तो उत्बी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी। ये किताब इसने लिखी थी। और या तो इसको किताब का एक नाम और है जिसे बोलते हैं तारीख़ यामिनी। क्या है इसका नाम, तारीख़ यामिनी, तारीख़ ए यामिनी। तो या तो किताब उल यामिनी बोलो चाहे तारीख़
तारीख ए यामिनी बोलो, ये इसकी उतबी की एक ग्रंथ था जिसकी उतबी ने रचना की थी, और महमूद गजनवी का इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार था उतबी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। तो आयोग के द्वारा इस प्रश्न को गलत कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं था, शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर के फिरदौसी था, फिरदौसी। तो इस प्रकार से ये आंसर गलत हो गया, यानी फरिश्ता गलत है, फिरदौसी शाहनामा लेखक का फिरदौसी है। तो इस प्रकार से त्रुटि इस क्वेश्चन में त्रुटि थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है फिरदौसी। अगला प्रश्न है कि शाहनामा का लेखक कौन था। तो बात करते हैं अगर शाहनामा लेखक की, तो आपको मैंने बताया था अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी था, फिरदौसी शाहनामा का लेखक था। अगर बात करते फिरदौसी किसके दरबार का था, तो फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार का था, महमूद गजनवी के दरबार का फिरदौसी था, महमूद गजनवी के दरबार का था फिरदौसी, जो कि शाहनामा का लेखक था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ऐसा कौन सा मुसलमान था जिसने पुराणों का सबसे पहले अध्ययन किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी, ऑप्शन सी। थोड़ी सी बात करते हैं अगर अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में, 973 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? खीवा में। कहाँ हुआ था? खीवा में। इसके अलावा खीवा जो है ख्वारिज्म जो देश है, पहले बोलते थे, प्राचीन नाम था खीवा का, ख्वारिज्म, इस देश का रहने वाला था, और यह पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो प्रश्न बनता है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। या महमूद गजनवी किस विद्वान को अपने साथ भारत लाया था, तो अल-बरूनी को लेकर के आया था। और अल-बरूनी एकमात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। जैसे यह खगोल विज्ञान को जानता था, भूगोल को जानता था, तर्कशास्त्र को जानता था, औषधि विज्ञान को जानता था, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र को भी जानता था। तो जो इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की जो तात्कालिक धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। उसने संस्कृत का अध्ययन किया था, संस्कृत का अध्ययन के साथ उसने संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, आप ध्यान रखें यहाँ पर जितने फैक्ट ये हैं इसको नोट करने के बाद आगे के फैक्ट मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया आपको कि इसकी जो रुचियाँ थीं, तो इसने संस्कृत के अध्ययन किया और संस्कृत की रचनाओं का प्रयोग भी किया, जिसमें से थी ब्रह्मगुप्त के अलावा इसकी जो थी वो थी बलभद्र, ब्रह्मगुप्त बा से बलभद्र के अलावा और कौन सी थी, तो वाराह मिहिर थी, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वाराह मिहिर। तो इस प्रकार से इसकी कुछ रचनाएं थीं जिसका इन्होंने अध्ययन किया था। और उसने जगह जगह भगवद गीता थी, यानी भगवद गीता, इसने भगवद गीता को क्या करा था, भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को जगह जगह उद्धृत किया था। और अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। किसकी? तहकीक-ए-हिंद। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी, यानी पूछे तो किस भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी, तो अरबी भाषा में की थी। और सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया, अरबी भाषा से अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया था। इस प्रकार से इस प्रश्न के सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान इतिहासकार कौन था। जैसा कि पिछले प्रश्न में हम बात कर रहे थे, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी अल-बरूनी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी जो कि अभी पिछली बार मैंने फैक्ट बताए थे कि इसका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में,
इसने जिन हिंदी जो संस्कृत वो थे शास्त्र थे उनका अध्ययन किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वाराह मिहिर मुख्य थे। अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी और सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से जो इसका जो ग्रंथ है तहकीक हिंद, इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में। अलबरूनी ने ही जो हमारा ये है मद्भागवत गीता है इसका और जो विष्णु पुराण है इसको सभी जगह उद्धृत किया था, सभी जगह इसको विस्तार किया था। तो इस प्रकार से आपके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। ये पहला पार्ट था इसी चैप्टर की, यानी जो चैप्टर कौन सा है कि भारत पर मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण। तो इस चैप्टर के पहले पार्ट, ये पहला पार्ट है और इसके बाद दूसरा पार्ट दूसरी वीडियो में आपको जल्दी मिलेगा, यानी कल तक मिल सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने आपके जो दोस्त पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि द बालाजी क्लासेस हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाता है और हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चैनल पर जा करके सर्च करके उन सभी वीडियोस को फ्री में देख सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।